My Struggle for Education, written by Booker T. Washington. One day while at work in the coal mine, I happened to overhear two miners talking about a great school for colored people somewhere in Virginia. That means the sign shows that he was a coal miner. वो जो है एक कोल माइन में वॉशिंगटन काम करते थे। एक दिन उन्होंने दो लोगों को, अपने ही साथियों को, दो माइनर्स को बातें करते हुए सुना। अब हमारे पास वर्ड है यहाँ पर ओवर हियर। एक वर्ड होता है हियर, एक होता है आपके पास लिसन। तीनों का मतलब सुनना होता है। हियर का मतलब होता है जब हम बातें कर रहे हैं, मैं आपसे पढ़ाई कर रही हूँ, बता रही हूँ आपको, आप मुझे सुन रहे हैं। अभी यहाँ पे कोई गाड़ी चली जाए, बाहर से कोई आ जाए, उसकी आवाजें भी हमारे कान में आ रही हैं, हम बहुत ध्यान से नहीं सुन रहे। दैट मीन्स इट इज लिसन। जब कोई चीज हम केयरफुली सुनते हैं, जब अगर आप नहीं सुन रहे तो हम क्या बोलते हैं? लिसन केयरफुली। क्या हेयर केयरफुली बोलते हैं? नहीं बोलते ना, कि हेयर कभी केयरफुली बोलते ही नहीं। केयरफुली हम क्या सुनते हैं? लिसन बोलते हैं। ओवर हियर जब हम किसी की बातों को सुनते हैं, मतलब किसी कोई हमसे बात नहीं कर रहा है लेकिन हम उसकी बातों को सुन रहे हैं, दैट इज ओवर। सपोज दो बच्चे बात कर रहे हैं, मुझसे बात नहीं कर रहे हैं और मैं कान लगा के उनकी बातें सुन रही हूँ, दैट इज ओवर। तो वैसे ही वन डे two miners were talking about a institute open for colored students and Washington overheard their talking. So उन्होंने जो है उसकी बातों को क्या किया? सुना कि वो क्या कह रहे हैं। This was the first time that I had ever heard anything about any kind of school or college that was more pretentious than the little colored school in our town. वो कहते हैं it was the first time when I heard about some institute made for colored people. क्योंकि आज तक उनके यहाँ पर कलर्ड पीपल के लिए कोई इंस्टीट्यूट नहीं बना था। कलर्ड पीपल मतलब ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है? तो ब्लैक पीपल को कलर्ड पीपल नाम से भी हम बोलते हैं। तो कहते हैं मैंने पहली बार सुना था कि कोई अच्छा सा इंस्टीट्यूट किसी ब्लैक पीपल के लिए भी बना है। और कहाँ पर खुला था वो इंस्टीट्यूट? वर्जीनिया में वो इंस्टीट्यूट खुला था। As they went on describing the school, it seemed to me that it must be the greatest place on earth. Not even having presented more attractions for me at that time than did the Hampton Normal and Agricultural Institute in Virginia. Very important. कॉलेज का नाम क्या था? Hampton Normal Agricultural Institute. Agricultural Institute in Virginia. बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ऑब्जेक्टिव में कई बार आ रखा है। इंस्टीट्यूट का नाम पूछा जाता है कि वो कौन सा इंस्टीट्यूट था जिसमें बुकर टी वॉशिंगटन एडमिशन देना चाहते थे, या ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूट था जो कलर्ड पीपल के लिए खोला गया था। दैट वाज हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया। तो वो कहते हैं कि जब दोनों माइनर्स आपस में क्या है उस इंस्टीट्यूट के बारे में बता रहे थे, उसको डिस्क्राइब कर रहे थे कि वो ऐसा है, उसके फीचर्स बता रहे थे आपस में, तो वॉशिंगटन उनको सुन रहे थे और उनको ऐसा लग रहा था कि इट इज द बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। ये जो है वर्ल्ड में सबसे अच्छा प्लेस है। इवन ही कैन नॉट फाइंड अ प्लेस लाइक दैट इन हेवन। तो मुझे शायद स्वर्ग में भी इतनी सुंदर जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि वो पढ़ने की बहुत ज़्यादा ईगर थे, उन्हें पढ़ना था, उनको पढ़ने की बहुत इच्छाएं थी। तो जब इंस्टीट्यूट खुला, इंस्टीट्यूट के बारे में उन्होंने सुना, तो उनको जो है उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हुआ। I resolved at once to go to the school, although I had no ideas where it was or how many miles away or how I was going to reach it. I was on fire constantly with
one ambition, and that was to go to Hampton. This thought was with me day and night. वो कहते उन्हें पता ही नहीं था कि ये हैम्पटन है कहाँ. He was not having any idea where this Hampton was. कहाँ है, कितना दूर है घर से. लेकिन उनके मन में सिर्फ एक इच्छा थी कि I have to go there. मुझे किसी भी हालत में हैम्पटन जाना है. In the fall of 1872, I determined to make an effort to get there. My mother was troubled with a grave fear that I was starting out on a wild goose chase. Wild goose chase का मतलब क्या होता है? Wild goose chase, किसी असंभव कार्य को करना. तो वो कहती है कि मेरी जो माँ थी, मीन्स 1872 जब खत्म होने वाला था, वो साल फॉल ऑफ 1872 मतलब 1872 जब खत्म होने वाला था, तो उस वक्त मैंने डिसाइड किया कि भाई अब तो मुझे हैम्पटन जाना है, मुझे वहाँ एडमिशन लेना है. तो जो मेरी मदर थी, उनके अंदर एक डर था कि भाई ये तो कुछ जानता ना, तो हमारे पास पैसे हैं, हम बहुत गरीब लोग हैं ना, हमें पता है कि ये हैम्पटन है कहाँ, हमें कहाँ जाना. तो ये मेरा जो बेटा है, ये वाइल्ड गूस चेस कर रहा है, मतलब एक इम्पॉसिबल टास्क को पूरा करने के पीछे भाग रहा है. At any rate, I got only a half-hearted consent from her that I might start. I had very little money with which to buy clothes and pay my traveling expenses. My brother John helped me all that he could, but of course that was not a great deal. His brother's name was John. He was having a little brother named John. Then after that, when his mother thought that okay, my son has decided to go there, she half-heartedly gave him a consent. Okay, you can go there. Finally, the great day came and started for Hampton. I had only a small cheap satchel. Satchel मतलब होता है bag, and that contained the few articles of clothing I could carry. My mother at the time was rather weak and broken in health. I hardly expected to see her again, and thus our parting was all the more sad. She, however, was very brave through it all. Now, the day came when he started for Hampton. वो दिन भी आ गया जब वो हैम्पटन जाना वो शुरू कर रहे. His mother, who gave him half-hearted consent, that जो उनकी मदर थी वो बहुत बीमार थी, तो वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि जब मैं वहाँ से वापस आऊँगा तो मेरी मदर मुझे जिंदा मिलेगी. He hardly expected to see her mother, his mother again. So जो उनका बिछड़ना था, डिपार्चर था उनका, वो और सैड मोमेंट हो गया था, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था. उनकी माँ ने उनको एक तो हाफ हार्टेडली कंसेंट दिया था कि आप जाओ, क्योंकि उनकी मदर को पता था कि एक इम्पॉसिबल टास्क करने जा रहे हैं, इनके पास पैसा नहीं है, इनको पता भी नहीं है कि हैम्पटन कहाँ है, फिर भी ये जा रहे हैं. एक तो वो हाफ हार्टेड कंसेंट थी, दूसरा हिज मदर वाज वेरी इल. उनकी माँ इतनी बीमार थी कि वॉशिंगटन ये उम्मीद भी नहीं कर रहे थे कि जब मैं एडमिशन लेके वापस आऊँगा तो मेरी मदर मुझे वापस मिलेंगी, हम लोग दोबारा मिलेंगे. इसलिए जब वो गए तो उस टाइम वो बिछड़ रहे थे, तो वो एक बहुत ज़्यादा सैड टाइम लाइफ का था. The distance from Maiden to Hampton is about 500 miles. Maiden से Hampton की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी? 500 miles. That is also important one. जो Maiden से Hampton की डिस्टेंस थी वो 500 miles थी. By walking, begging rides in wagons and in the cars, in some way, after a number of days, I reached the city of Richmond, Virginia, about 82 miles from Hampton. When I reached there, tired, hungry and dirty, it was late in the night. जब उन्होंने अपना ट्रेवल स्टार्ट किया था तो उनके पास पैसा वैसे ही कम था, तो उन्होंने क्या किया, कुछ पैसे से कभी वो गाड़ी में किराया देते, कभी वो लिफ्ट लेते थे, कभी वो पैदल चलते थे, कभी वो वैगन्स में जाते थे, घोड़े गाड़ी में, बुलेट कार्ट्स में, कभी जिसमें सामान
जाते थे। ऐसे कर करके उन्होंने जो है रिचमॉन्ड तक का अपना पूरा सफर पूरा किया। कौन सी सिटी तक? रिचमॉन्ड। ये भी वर्जीनिया का ही एक शहर था, वर्जीनिया। वो सिटी थी हैम्पटन में, वर्जीनिया के हैम्पटन में वो कॉलेज था। और वो कहाँ तक पहुँचे? रिचमॉन्ड। उनके घर से हैम्पटन की दूरी कितनी थी? 500 माइल्स। लेकिन जब तक वो रिचमॉन्ड पहुंचे, अब रिचमॉन्ड से हैम्पटन की दूरी रहती थी 82 माइल्स। उनके घर से थी 500 माइल्स। और जब वो अपना जो है लिफ्ट लेते लेते किराया देके कहीं पैदल चल के जब रिचमॉन्ड पहुंचे, तो रिचमॉन्ड से दूरी रहती थी हैम्पटन की सिर्फ 82 माइल्स। जब वो वहां पहुंचे बहुत रात हो गई, वो बहुत थके हुए थे, उनके कपड़े बहुत गंदे थे क्योंकि बहुत दिन से वो नहाए भी नहीं थे। I had never been in a large city and this rather added to my misery. वो कहते हैं मैंने अपनी लाइफ में इतनी बड़ी सिटी कभी नहीं देखी, बहुत बड़ा शहर था जब मैं रिचमॉन्ड पहुंचा। और मैं यहाँ पर सबसे बड़ी बात, मैं यहाँ किसी को नहीं जानता था। जब मैं किसी को नहीं जानता था तो इसने मेरे दुखों को और बढ़ा दिया, क्योंकि न तो मैं कहीं जानता, न गलियाँ जानता हूँ, न किसी रिश्तेदार को जानता हूँ, कुछ मुझे सिटी के बारे में मालूम नहीं है। ऊपर से इतनी बड़ी सिटी है, वो एक गांव के लड़के थे, तो कहते हैं इससे जो है मेरी प्रॉब्लम्स और बढ़ गई। When I reached Richmond, I was completely out of money. I had not a single acquaintance in the place, and being unused to city ways, I did not know where to go. I asked at several places for lodging, but they all wanted money, and that was what I did not have. Knowing nothing else better to do, I walked the streets. And when I reached Richmond, I was completely out of money. वो कहते जब मैं रिचमॉन्ड पहुंचा, मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं बचा। I was unaware of the cities. I was unaware of the ways. मुझे रास्तों के बारे में नहीं मालूम था, मुझे सिटी के बारे में कुछ नहीं मालूम था, मैं किसी को नहीं जानता था। तो मैं वहाँ पर जो है जिसको भी पूछता कि क्या मैं आज रात तुम्हारे यहाँ लॉजिंग के लिए पूछ रहा था, तो सर ने कहा पैसा दो तो आप यहाँ पर कमरे में रह सकते हो। और यही चीज़ थी which I was not having at that time. So I decided to walk on the streets. वो कहते हैं जब सबने पैसा मांगा, मेरे पास था नहीं, तो फिर रात भी काफ़ी हो गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं इन गलियों में ही पैदल चलना या वॉक करना स्टार्ट करता हूँ। I must have walked the streets till after midnight. मैं आधी रात तक वहाँ पर वॉक करता था। At last I became so exhausted that I could walk no longer. I was tired, I was hungry, I was everything but discouraged. Just about the time when I reached extreme physical exhaustion, I came upon a portion of street where the broad sidewalk was considerably elevated. वो कहते हैं मैं बहुत जब मैं चल कर स्ट्रीट्स में थक गया, when I was totally exhausted, जब मैं पूरी तरीके से थक गया, टायर्ड हो गया, बहुत भूखा भी था, बहुत दिन से खाना भी नहीं खाया था, तब मैं जो है रुका एक ऐसे एरिया पे जहाँ पर एक पर्टिकुलर पोर्शन था ऐसे उठा हुआ। सड़क होती है, सड़क के किनारे आपने जैसे फ्लाईओवर टाइप का देखा होगा कि फुटपाथ भी होता है साइड से, और एक पर्टिकुलर फ्लाईओवर भी होता है जिसके नीचे से भी लोग जाते हैं, ऊपर से भी लोग जाते हैं, ठीक है। तो फ्लाईओवर में कहते हैं कि मुझे वो एक एलिवेटेड पार्ट से जगह दिखी और मैं वेट करता रहा, देखता रहा, उसके बाद मैं वहाँ पर जाकर रुक गया। I waited for a few minutes till I was sure that no passerby could see me, and then crept under the sidewalk and lay for the night on the ground with my satchel of clothing for a pillow. Nearly all night I could hear the tramp of feet over my head. मैं कुछ देर रुककर देखता रहा कि नीचे से कोई चलने वाला तो नहीं रह गया। जब मैंने देखा कि सारे पासरबाई अब कोई नहीं है, पैदल चलने वाला कोई नहीं है, तो मैं उस एलिवेटेड पार्ट के नीचे कोने में मैंने अपना जो बैग था जिसमें एक जोड़ी कपड़े थे उनको तकिया बनाया और मैं उसी फ्लाईओवर के नीचे रात को सो गई। रात भर मैं अपने ऊपर चलने की आवाज़ें सुन सकता था। फ्लाईओवर के ऊपर तो चल रही थी गाड़ियाँ या लोग चल रहे थे, तो
कहते हैं फ्लाईओवर के ऊपर रात भर आवाजें सुन सकता था। The next morning, I found myself somewhat refreshed, but I was extremely hungry. तो कहते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उठा तो थकान तो मेरी खत्म हो गई थी, बिकॉज मैंने अच्छे से रेस्ट कर लिया था, लेकिन मुझे बहुत भूख थी। As soon as it became light enough for me to see my surroundings, I noticed I was near a large ship. It seemed to be unloading a cargo of pig iron. वो कहते हैं कि जब थोड़ा सा उजाला हुआ तो मैंने देखा कि एक्चुअली में मैं जहाँ फ्लाईओवर है, जहाँ पर मैं एलिवेटेड पार्ट में जहाँ मैं सोया हूँ, उसके बगल में ही एक बहुत बड़ा शिप है और उससे जो है बहुत सारा पिग आयरन मतलब रॉ आयरन है, जिससे कि आयरन बनता है, रॉ मटेरियल है, वो जो है उसका बहुत सारा सामान अनलोड किया जा रहा है शिप से। I went at once to the vessel and asked the captain to permit me to help unload the vessel in order to get money for food. The captain, a white man, who seemed to be kind-hearted, consented. I worked long enough to earn money for my breakfast, and it seems to me, as I remember it now, to have been about the best breakfast that I have ever eaten. तो क्योंकि मैंने देखा कि शिप से जो है सामान अनलोड हो रहा है, तो मैं भी एकदम उनके पास गया और मैंने जो उनका कैप्टन था वो एक वाइट मैन था। मैंने उस कैप्टन को रिक्वेस्ट किया कि क्या मैं भी इस शिप से सामान उतार सकता हूँ, इसके बदले में आप मुझे थोड़े से पैसे दे देना। तो जो वाइट मैन है, लेकिन वाइट मैन बहुत काइंड हार्टेड मैन था, उसने कंसर्न दी कि हाँ भाई तुम भी सामान उतार सकते हो। लेकिन एक्चुअली मेरी लाइन क्या शोज करती है कि वाइट मैन जो है उनकी एक टेंडेंसी थी, उनका मतलब एक उनका पहले ही इनबिल्ट टेंडेंसी कह सकते हैं, जो ये सोचते थे कि जो ब्लैक्स है वो तो ऐसे ही काम करने के लिए पैदा हुए हैं, पर हम लोग यहाँ पर राज करने के लिए जन्मे। तो कहते हैं ओके मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वाइट मैन क्या करता है, उस ब्लैक मैन को सामान उतारने की परमिशन दे देता है और उसके बाद वो उसे कुछ पैसे देता है। उस पैसे से जो है जो वॉशिंगटन है वो अपने ब्रेकफास्ट लेते हैं, ब्रेकफास्ट खाते हैं और कहते हैं कि शायद मेरी लाइफ का वो सबसे बेस्ट ब्रेकफास्ट था, मैंने आज तक वैसा ब्रेकफास्ट नहीं खाया था। तो ये ब्रेकफास्ट नहीं खाया था, ऐसा क्यों था? बिकॉज ही वॉज हंग्री फॉर मेनी डेज, वो बहुत दिनों से भूखे थे और एकदम से उनको खाना मिला तो उनको वो खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत डिलीशियस लगा। My work pleased the captain so well that he told me I could continue working for a small amount per day. This I was very glad to do. I continued working on this vessel for a number of days. After buying food with my small wages, there was not much left to pay my way to Hampton. In order to economize in every way possible, I continued to sleep under a side. अब जो कैप्टन था उसके काम से बहुत खुश हुआ वॉशिंगटन के और उन्होंने कहा कि यू कैन कंटिन्यू हियर, तुम यहाँ पे लगातार काम कर सकते हो और थोड़ा थोड़ा पैसा तुम यहाँ से कमा सकते हो। तो वॉशिंगटन कहते हैं मैं बहुत खुश हो गया बिकॉज आई वॉन्ट टू अर्न मनी एज आई हैव टू गो हैम्पटन एंड आई वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ मनी, सो इट वॉज अ वेरी गुड ऑफर फॉर मी। कहते हैं बहुत अच्छी ऑफर थी, तो मैंने जो है रोज मैं उस शिप में काम करता था, थोड़े पैसे कमाता था, उससे मेरा खाना भी हो जाता था और मैं कुछ पैसा बचाता रहता था और सोने के लिए मैं उसी एलिवेटेड पार्ट के नीचे सोता था। When I had saved enough money with which to reach Hampton, I thanked the captain of the vessel for his kindness and started again. Without any unused attempts, I reached Hampton with a surplus of exactly 50 cents. With which to begin my education. The first sight of the large three-story brick school building seemed to have rewarded me for all that I had undergone in order to reach the place. The sight of it seemed to give me new life. जब उन्होंने काम करते करते इनफ मनी इतना कमा लिया कि अब वो हैम्पटन पहुंच सकते हैं, then he quit the job, he thanked the captain and left for Hampton. उन्होंने जो है हैम्पटन के लिए वो हैम्पटन निकलने के लिए तैयार हुए, उन्होंने थैंक किया कैप्टन को और जब वो हैम्पटन पहुंच गए उन पैसों से, तो उसके बाद भी उनके पास 50 सेंट बाकी थे। कितने बाकी थे? 50 सेंट उनके पास बाकी थे। उन्होंने कहा कि दैट 50 सेंट्स फॉर माई एजुकेशन, ये मेरी एजुकेशन के लिए थे,
मेरी स्कूल फीस या एडमिशन के लिए ये 50 सेंट मैंने अपनी एजुकेशन के लिए रखे थे। तो जब मैं कहते हैं कि मैं जब अपनी कॉलेज की बिल्डिंग के बाहर खड़ा हुआ तो वो 3 स्टोरी बिल्डिंग थी, ब्रिक से बनी हुई, ईंटों से बनी हुई बिल्डिंग थी, बहुत खूबसूरत जगह थी। और मुझे ऐसा लगा कि जितना कुछ मैंने अभी तक सहा है, मैं जितनी परेशानियों से अभी तक गुजरा हूँ, उन सब परेशानियों का मैंने वसूल कर ली है, वसूल लिया है। सारी परेशानियां मेरी खत्म हो गई एकदम से जब मैंने उस बिल्डिंग को देखा। आई फॉरगेट दैट व्हाट टाइप ऑफ पेन आई हैव फेस्ड। मैंने कितने पेन्स जो है देखे हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए, मैं सब कुछ भूल गया। As soon as possible, after reaching the grounds of the Hampton Institute, I presented myself before the head teacher for assignment to a class. Having been so long without proper food, a bath and change of clothing, I did not, of course, make a very favorable impression upon her. I could see at once that there were doubts in her mind about the wisdom of admitting me as a student. For some time she did not refuse to admit me either. Did she decide in my favor. I continued to linger about her and to impress her in all the ways I could with my worthiness. In the meantime, I saw her admitting other students, and that added greatly to my discomfort. I felt deep down in my heart that I could do as well as they, if I could only get a chance to show what was in me. After some time, he was in front of head teacher who was admitting other students. कुछ समय बाद वो हेड टीचर के सामने थे इंस्टीट्यूट के, जो कि एडमिशन्स कर रही थी बच्चों का। लेकिन वो कहते मैं बहुत दिन से नहाया नहीं था, मेरे कपड़े बहुत गंदे थे, मैं बहुत थका हुआ भी था, तो मुझे देखकर जाहिर सी बात है कि कोई अच्छा इंप्रेशन मेरी हेड टीचर पर मेरा पड़ने वाला नहीं था। तो जब मुझे हेड टीचर ने देखा तो वो भी जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई कि मुझे इसको एडमिशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ये तो खुद ही नहाया धोया नहीं है, इतना गंदा सा दिखता है, क्या इसको इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन देना चाहिए। तो शी वाज लिटिल बिट कंफ्यूज्ड, बट शी नीदर एक्सेप्टेड टू एडमिट हर, नीदर शी रिफ्यूज्ड। न तो उन्होंने जो है उनको एडमिशन करने से मना किया और ना ही उनको एडमिशन दिया। वो खड़े रहे, वॉशिंगटन उनके सामने खड़े रहे। वो कह रहे मैं खड़ा होके हर वो काम करने को तैयार था जिससे कि मैं अपनी हेड टीचर को इम्प्रेस कर सकूं। लेकिन मैं घंटों खड़ा रहा, बच्चे आते गए, हेड टीचर एडमिशन्स करती गई, लेकिन उन्होंने मुझे एडमिशन नहीं दिया, ना ही मुझसे बात की। And it was adding to my discomfort. ये मुझे बहुत परेशान करती थी ये चीज़ें। But I was standing there for to impress head teacher. लेकिन मैं वहाँ खड़ा रहा, मैं भी नहीं हटा, मैं भी इम्प्रेस करता रहा। मैं भी चाहता था कि एक बार तो मुझे कुछ करने के लिए बोले, तो मैं बताऊँगा कि मेरे अंदर क्या चीज़ है, मैं कितना एडमिशन के लिए एक सुटेबल बॉय हूँ, बट मुझे एक चांस की जरूरत थी। After some hours had passed, the head teacher said to me, the adjoining recitation room needs sweeping. Take the broom and sweep it. कुछ घंटों के बाद, मतलब मैं कई घंटे खड़ा रहा, कुछ घंटों बाद हेड टीचर ने मुझे देखा और कहा, बगल में जो कमरा है वहाँ पे बहुत गंदगी हो रखी है, झाड़ू पकड़ो और वहाँ पर सफाई करो। It occurred to me at once that here was my chance. Never did I receive an order with more delight. तो कहते हैं जैसे ही हेड टीचर ने ऐसे बोला, मुझे इतनी खुशी हुई कि ये मेरे लिए एक चांस की तरह है। मैं फटाफट से जो इस कमरे को साफ करूँगा, हो सकता है कि मेरे काम से खुश होकर हेड टीचर मुझे एडमिशन दे दे। वो कहते हैं आज से पहले अगर किसी ने मुझे ऑर्डर दिया तो मैंने इतनी खुशी से कभी एक्सेप्ट नहीं, बट इट वॉज अ चांस फॉर मी एंड आई डिलाइटेड जस्ट एक्सेप्टेड द ऑर्डर। मैंने बहुत खुशी से उस ऑर्डर को एक्सेप्ट किया और मैं जो है सफाई करने चला। I swept the recitation room 3 times. तो जो कमरा, जो recitation room उन्होंने जो है सफाई के लिए दिया था, मैंने वहाँ 3 बार झाड़ू मारा। Then I got a dusting cloth and I dusted it 4 times. फिर एक डस्टिंग क्लोथ्स पड़ा था और उस कपड़े से, उस डस्टर से मैंने
4 बार उस कमरे की डस्टिंग की। All the woodwork around the walls, every bench, table and desk, जितना भी woodwork था दीवारों में, लकड़ी का काम था, जितनी डेस्क थी, टेबल थी, चेयर थी, मैंने सबकी 4-4 बार डस्टिंग की। I went over 4 times with my dusting clothes. Besides, every piece of furniture had been moved and every closet and corner in the room had been thoroughly cleaned. मैंने सारे टेबल चेयर हिला के झाड़ू लगाई, सफाई करी, हर चीज को क्लियरली मैंने जो है झाड़ू भी लगाया 3 बार और 4 बार डस्टिंग भी की। I had a feeling that in a large measure my future depended upon the impression I made upon the teacher in the cleaning of that room. When I was through, I reported to the head teacher. She was a Yankee woman who knew just where to look for dirt. She went into the room and inspected the floor and closets. Then she took out her handkerchief and rubbed it on the woodwork, above the walls and over the table and benches. When she was unable to find one bit of dirt on the floor or a particle of dust on any of the furniture, she quietly remarked, "I guess you will do to enter this institution." वो कहते हैं जब मैंने पूरी तरह सफाई कर ली तो फिर मैंने हेड टीचर को बुलाया और कहा कि आप जो है एक बार चेक कर लीजिए। वो आई, वो एक याकी वुमन थी। याकी पर्टिकुलर एरिया है अमेरिका का ही, जहाँ पर कहा जाता है जो याकी लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा सफाई पसंद होते हैं। तो कहते हैं वो भी एक याकी वुमन थी और जब वो आई तो उसने चेक किया पूरे फ्लोर को, उसके बाद हर जगह उसने ढूंढा कि डस्ट तो नहीं छूटा हुआ है। फिर उसने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला, उस रुमाल को जो है टेबल पे रगड़ा, बेंचेस पे रगड़ा, वुड बॉक्स पे वहाँ रगड़ा, कहीं तो मुझे धूल मिले। बट शी वॉज अनेबल टू फाइंड इवन अ बिट ऑफ डस्ट। वो जो है उस डस्ट की, गंदगी की कहीं पर भी थोड़ा सा बिट भी उसको नहीं मिला। तो उसने फिर जो है धीरे से कहा वॉशिंगटन को कि आई थिंक आई शुड गिव यू एडमिशन, कि तुम्हें इंस्टीट्यूट में एंटर करने की परमिशन दे देनी चाहिए। I was one of the happiest soul on earth. तो कहते हैं उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि मुझसे ज़्यादा खुश इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। The sweeping of that room was my college examination. तो आज मैं सोचता हूँ कि शायद उस कमरे को झाड़ू लगाना मेरा कॉलेज एग्जाम था, मेरा एंट्रेंस एग्जाम था। I have passed several examinations since then, but I have always felt that this was the best one I ever passed. तो कहते हैं उसके बाद मैंने बहुत सारे एग्जाम्स पास किए, लेकिन शायद मेरी लाइफ का वो बेस्ट एग्जाम था, पहला एग्जाम था कि जो मैंने क्लियर किया, क्योंकि उसके बेस पर ही मैं आगे इतना पढ़ सका, आगे एग्जाम्स देने के लायक बन जाए। तो दिस इज all about the struggle for your education.